हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं किसी अच्छे चैनल को, तो आप इस पे आ सकते हैं। आप अगर जाके देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, तो हमने सारे जो एग्जाम इंपॉर्टेंट वाले हैं 2023 वाले, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, फिर सीपीओ की बात कर लो, फिर जीडी की बात कर लो, सारे हमने मैथ्स प्लस इंग्लिश इन सब का सॉल्यूशन कंटेंट जो भी है आप वहां पे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको आसानी से। और हर वीडियो का हमने एक सेट वाइज कंपाइलेशन किया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, ऐसे करके आपको सारा चीज मिल जाएगा। कहीं भी हमने स्किप नहीं किया है, ना किसी वीडियो में ब्रेक है ना। एकदम कंटिन्यूअस आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर किसी सीरीज में या फिर किसी सेट में अगर आपको समस्या आती है, 3-4 सवाल कहीं फंस रहे हैं किसी एक सेट में, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख के हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए बेहतर होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हमने भी सीजीएल क्रैक किया, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आपका यहां से शुरू होता है मेरे भाई, कि दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। इस केस में याद रखना, हमेशा जो भाजक होता है डिवाइजर, इसका फॉर्मूला आप रट्टा लगा लो, बहुत ही आसान होता है। वो क्या होता है बताओ? R1 प्लस R2 माइनस R3 माइनस R3। जब उनके योगफल को समान भाजक से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर अलग आता है, और पहले दोनों ही केस में रिमाइंडर आपका 57 आता है। तो उस केस में भाजक निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसको याद कर लो, कहीं लिख लो। पहले दोनों केस में 57 प्लस 57, और माइनस थर्ड केस में आप बोलेंगे 49। 114 माइनस 49 यानी कि 65 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल बहुत ही आसान होगा, अगर आपने इस फार्मूला को याद किया है तो आप फास्टली कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? किसी एक त्रिभुज में ए, बी और सी का एंगल का मान दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। इसमें आप देखेंगे तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180, यानी कि 5x और 2x 7x और 3x यानी कि 10x, ठीक है। यहाँ देखो -60 और -80 यानी कि -140 प्लस 40 यानी कि -100 इज इक्वल टू 180। यानी यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 280/10 यानी कि 28 डिग्री, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एंगल ए की मान बताओ, यानी कि ए की वैल्यू है कितनी, तो आप बोलेंगे 5x माइनस 60, यानी कि एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 140, 28 गुना 5 माइनस 60 यानी कि 80 डिग्री। इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। आते हैं नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या बोलते हैं मेरे भाई? देखो यहाँ पे एक वाइन से भरे हुए पाइप है। पाइप से पहले 75 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से 60 लीटर निकालो और फिर उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाता है। अब पाइप में वाइन और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाता है। तो उससे शुरू में पाइप में कितने लीटर पानी थी, सॉरी वाइन थी, आपको वो बताना है। ये चीज, ये सवाल जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस सीरीज के माध्यम से अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पाइप, सॉरी एक पीपे है, जो भी है, एक बर्तन मान लो उसको, उसमें वाइन अगर भरा हुआ है तो उसका मुझे वॉल्यूम नहीं पता कि वो वाइन की जो मात्रा थी, क्वांटिटी वो कितनी थी, ये मुझे नहीं मालूम है। तो या तो आप उसको एक्स मान के बनाओ, फिर आप रेशियो में तोड़ो, है ना, बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, अगर आपने देखा भी होगा तो, ठीक है, कि वो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, जैसे मान लिया हमने कि वाइन हमने इनिशियल मान लिया हमने कि शुरुआत में मान लिया कुछ भी कि उसका जो वैल्यू था वो x के बराबर था, ठीक है, वो x के बराबर था, ठीक है। तो ये x है, ठीक है। इनिशियल वाली क्वांटिटी अगर हम लिखना चाहें, है ना, तो ऐसे लिख लो कि इनिशियल क्वांटिटी, फिर आप लिख सकते हो कि ये होता है 1 माइनस, पहली बार में क्या होता है, पहली बार में आपने कुछ निकाला,
आपने उसमें से कुछ निकाला, एक्सक्लूड किया, तो वो यहाँ पे ये निकलने वाली चीज़ें होती है। तो उसको आप मान लिया हमने m अपॉन, यहाँ लिख लो इनिशियल इक्वेशन, और फिर पावर आपका n होता है। जितनी बार निकाला जाए आप उस चीज़ को मान लेते हो। और यहाँ पे क्या आता है, जो चीज़ बचता है ना, जैसे मान ली यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितनी वाइन थी, तो यहाँ पे वाइन का मात्रा, जैसे वाइन और पानी का अनुपात 3:2 है, तो यहाँ पे मुझे टोटल इनिशियल इक्वेशन से आपको यहाँ पे जो वाइन की मात्रा होगी वो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। समझ गए बात? वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ गए बात? जैसे ये लिखने में आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। जैसे इनिशियल मान लिया हमने क्या, कि वो x के बराबर था, ठीक है। तो 1 माइनस, पहले आपने क्या किया, पहले आपने 60 निकाला, सॉरी पहले आपने 75 निकाला और फिर आपने 60 निकाला। तो हम क्या करेंगे, m का मतलब निकाला हुई मात्रा, यानी कि यहाँ मान लो 75 और बटा कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब पावर यहाँ पे 2 होता कब, जब 75 दो बार निकाला गया होता, लेकिन एक बार 75 और अगली बार 60 है, तो हम पावर ना लिख के एक बार और करेंगे 1 माइनस 60 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाइन की मात्रा अब कितनी है टोटल मात्रा में, तो 3 है आउट ऑफ टोटल 5, यानी क्या लिखूंगा मैं 3/5। और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें हमने लिखी है इसका कोई वैल्यू नहीं है, बशर्ते कि आपको ये लाइन समझना बहुत जरूरी है, जो हमने रेड इंक से लिखा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब एक तरीका आपके पास ये है कि आप इसको सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू को निकालिए। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि आप यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे एक्स की वैल्यू को ऑप्शन रख के देखिए, और जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए बात? जैसे अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, एक्स अगर मान लो हमने यहाँ पे 250 लो, मान लो हमने यहाँ पे 250 लेके चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 75 से 250 तो कटेगा नहीं, 60 से 250 तो कटेगा नहीं। तो इस वाले केस में अक्सर ऐसा होता है कि x की वैल्यू वही होती है जिसको आसानी से काटा जा सके, ठीक है, क्योंकि ये 3/5 जो वैल्यू है वो कोई लेंथी वैल्यू तो है नहीं, आसान वैल्यू है। 375 रखूंगा तो 75 से तो कट जाएगा, लेकिन 60 से नहीं कटेगा। 225 रखूंगा तो 75 से तो कट जाएगा, 60 से नहीं कटेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो दोनों से कटेगा वही सवाल का आंसर होगा, लेकिन पहले केस में जब भी हम वैल्यू पुटिंग करेंगे इस वाले सवाल में, तो हम उसी वैल्यू को पटकेंगे जो इन दोनों वैल्यू से कटता हो। जैसे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, लेट पुट करते हैं, लेट नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, पुट कर देते हैं भैया, कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 300 के बराबर है। और जरा हम चेक करते हैं, तो देखो जरा 300 माइनस, सॉरी 300 इंटू 1 माइनस, ठीक है, ये कट जाएगा पूरा पूरा 1/4 से, और ठीक वैसे ये कट जाएगा 1/5, ठीक है भाई। अब जरा सॉल्व करो तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, और 4/5 यहाँ पे आ जाएगा, इनटू कर लो आप 300, ठीक है। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, ठीक है। तो 4 से 4 खत्म हो गया, और 5 से अगर तुम काटोगे ये बन जाएगा आपका 60 के बराबर, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 180। ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, 180। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे टोटल मात्रा कितनी थी 300, ये वैल्यू कितना आया 180, यानी 180 300 का कितना पार्ट है, तो आप देखेंगे 3/5 पार्ट है। और ये जो वैल्यू है आप देखेंगे RHS के बराबर है, यानी कि हमारा क्या सेटिस्फाई हो गया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, बच्चे लोगों का दिमाग नहीं लगता है। कभी कभी देखते होंगे कि आप मेरे से भी कभी कभी चीज़ें फंस जाती है वो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में इंसान नहीं होता है, अचानक यहाँ आके प्रैक्टिस करता है, आपके सामने चीज़ों को करता है तो वो चीज़ें याद आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 180 आ गया तो मैं कहूँगा 180 जो है 300 का 3/5वां हिस्सा है। तो ये हमारा जो सवाल है ये सेटिस्फाई हो गया मेरा, कहने का मतलब है कि सेटिस्फाई हो गया मेरा। समझ गए बात? तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। या तो आप इस तरह से ऑप्शन पुटिंग करके निकाल लो, या तो आप इसको सॉल्व करो और फिर x की वैल्यू निकालो, वट एवर यू वांट यू कैन सिंपली डू दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
तो इस तरीके से सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रन की औसत संख्या जो है वो कितनी है? आप बोलेंगे 30। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 100। यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू 100। ये आप याद रखिएगा, यानी कि मैक्स माइनस मीन। इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए तो शेष 40 पारियों का जो औसत स्कोर है वो कितना है? तो आप बोलेंगे 28। हम एक काम करते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। बोलिए बोलिए। तो अगर ये टोटल का एवरेज 30 है और यहाँ पे 2 कम लेके गया तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 30 प्लस होगा 2 इंटू 40 यानी कि 80/2। 2 इंटू 40 यानी कि 80 जो है ये 2 भागों में बट जाएगा, यानी कि 40 हमारा जुड़ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो 70 एवरेज वैल्यू आएगा 2 का। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 140 के बराबर। सम है 140 और डिफरेंस है 100। तो आपको निकालना है कि अधिकतम रनों की संख्या क्या हो जाएगी। जब हाईएस्ट निकालना हो तो a प्लस बी मालूम है, यानी कि h प्लस एल मालूम है, h माइनस एल मालूम है, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो यानी कि 240/2 यानी कि 120 सवाल का आंसर आपका हो जाए। इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है। किस शहर ने अन्य शहरों की तुलना से सभी 5 महीने में अधिकतम तापमान दर्ज किया? ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस शहर ने अधिकतम तापमान दर्ज किया। ठीक है। तो आप मैक्सिमम तापमान निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे सबको जोड़ सकते हो और मैक्स तापमान जिसका होगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा, या फिर सबको जोड़ लो, सबसे हाईएस्ट एवरेज जिसका होगा वही सवाल का आंसर होगा। तो बहुत ही घटिया किस्म का सवाल है। आगे हम बढ़ जाते हैं, नंबर 6 पे आता है। कुछ सीखना चाहिए, जब जोड़ घटाव करना पड़े तो फिर सोल्यूशन का फायदा ही क्या है। महिमा ने 20% और 12% क्रमिक छूट के बाद 792 में एक साड़ी खरीदी है, तो साड़ी का अंकित मूल्य क्या है आपको बताना है। तो 20 और 12 को अगर हम 2 क्रमिक छूट का एकल छूट निकालेंगे तो आप बोलेंगे 20 और 12 32 और माइनस कर लो 20 का 12% या फिर 12 का 20%, कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2.4%, यानी कि जो एकल छूट है वो 29.6% के बराबर है। यानी ये जो 792 रुपया जो है 29 माइनस 6 कम कर दो, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 70.4 की वैल्यू है और मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। मुझे निकालना है भैया 100 की वैल्यू। समझ के बाद हमने घटाया, सही है ना? बिल्कुल सही। डेसिमल को हटाया तो ऊपर हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 30, 4 7 28, 4 6 24, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 9, 4 9 36 और 4 8 32। 2 से कटेगा 9 9 बार में, ये 2 से कटेगा आपका 8 और 8 बार में। ठीक है। अगर आप 11 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, ये 8 से पूरा कट जाएगा 125 बार में, यानी कि 125 गुना 9 यानी कि 1125 रुपया इस सवाल का क्या हो जाएगा भैया? एमपी हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा। 1000 मीटर के एक रैखिक दौड़ में प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया, जबकि वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। इस दौड़ में प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं कंसेप्ट दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, देखना जरा। रेस के सवाल में अक्सर लोगों को तकलीफें होती हैं, मैं यहाँ पे सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखना जरा। हमने क्या किया, ये 1000 का वो रेस का ट्रैक है, 1000 मीटर का रेस का ट्रैक है। ऐसा हमने 2 बार क्यों बनाया आपको पता चल जाएगा। प्रकाश ने वेद को 280 मीटर से हराया। जब प्रकाश यहाँ पहुंच चुका है तब तक वेद तुम्हारा यहीं कहीं खड़ा है 280 मीटर पीछे। क्लियर है? जबकि वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। जब वेद तुम्हारा यहां पहुंच गया तो राहुल कहीं यहां अटका पड़ा है बीच में 100 मीटर पीछे। अब समझ आया कि हमने 2 ट्रैक क्यों बनाया था? समझाने के लिए आसानी से। ठीक है भैया, समझाने के लिए आसानी से, मतलब मैं आसानी से कह सकता हूं कि जब वेद तुम्हारा 1000 मीटर जाता है तो उस केस में राहुल सिर्फ 900 मीटर कवर कर पाता है। यानी कि वेद और राहुल का जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 10:9 का है। जब ये 1000 तो वो 900, यानी कि ये 10 तो वो 9। समझ गए बात? तो आपसे कह रहा है इस दौर में प्रकाश ने राहुल को कितने मीटर से हराया, तो प्रकाश अगर यहाँ है
और वेद यहाँ है, तो वेद ने राहुल को हराया, मतलब ये राहुल कहीं यहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये 10:9 काम आएगा। जब ये 280 मीटर पीछे है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि वेद यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चल पाया है, तो आप बोलेंगे 720 मीटर। 720 मीटर, यानी जब वेद ने 720 मीटर चला है, यानी कि 72 गुना, तो राहुल ने भी 72 गुना चला होगा। 9 दूना 18, कैरी 1 63 और 1 64, यानी कि 648 मीटर चला होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 648 मीटर है। बोलिए ना, यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रकाश ने इतने मीटर से राहुल को हराया, जो कि 352 मीटर जोड़ने पे 1000 आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ प्रकाश ने 352 मीटर से राहुल को हरा दिया। मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ ज़्यादा, इसलिए टाइम लगता है। आप खुद से करेंगे बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, फिर मैं खुद से करूँगा बहुत कम टाइम में कर पाऊंगा। समझाने के लिए टाइम लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप कोई सवाल देख रहे हैं तो वो सवाल में अगली बार कभी तकलीफ ना आए, मैं इतना कोशिश करता हूँ ताकि वो चीज़ें समझ में आ जाए आपको हमेशा हमेशा के लिए। समझ गए बात? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नंबर 8 पे आते हैं। दुकानदार है जो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर मेज बेचता है और 80% का लाभ कमाया, तो उसका अगर 40% छूट देता तो नया लाभ क्या होता, आपको बताना है। मान लिया हमने 100 रुपया उसका जो है मार्क प्राइस है, 25% डिस्काउंट दिया, यानी कि जो SP1 है उसका वो 75 है, फिर भी ये 80% का लाभ कमाया। मतलब जो अगर क्रैमुल निकालूं मैं, ये 75, ये जो 80% लाभ वाला है, मुझे निकालना है 100। ठीक है, 180 और 0 काट दिया हमने। तो यहां से आपको दिखेगा कि ये कटेगा आपका 3 से 6 बार में, ये कटेगा आपका 3 से 25 बार में, ये 2 नहीं बल्कि 3, और ये हो जाएगा 5। यानी कि जो CP की वैल्यू है वो 125/3 के बराबर है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अगर वो डिस्काउंट 25% ना दे के 40% दे, यानी कि SP2 मान लिया हमने, 40% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 में सेल करेगा। तो यहाँ पे देखो CP और SP का अगर तुम रेशियो निकालोगे नया वाला, तो ये तुम्हारा ये बन के आएगा, यानी कि 12×5 = 60 और ये 25×5 = 125, यानी 25 की वस्तु को सेल किया है 36 में, 4 से गुना कर दो, यानी कि 100 की वस्तु को आपने सेल करा है 144 बार में। कितने का प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 44% का प्रॉफिट। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 550 और 500 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तो एक अगर 2 वर्ष का SI की वैल्यू 500 है, तो 1 वर्ष का 250, यानी पहले साल में CI और SI दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगले साल ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा आया है ना, ये ब्याज का ब्याज लगा है, तो आप बोलेंगे 50 250 कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 1/5 का मतलब होता है 20%, और यही तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आसान था, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर तुम बैक जाओगे x² + 1/x² निकालोगे, तो आपको मालूम है कि +2 करके स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 14 बनेगा। ठीक वैसे ही x + 1/x निकालोगे तो +2 करके रूट निकाल दो, यानी कि 4 बनेगा। क्लियर है? अब मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 का क्यूब करके 3 × 4 और प्लस इसकी वैल्यू मुझे मालूम ऑलरेडी कितना, 4 के बराबर। बोलिए, अब ये 64 + 12 76 और +4 कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, माई मिस्टेक, ये प्लस नहीं बल्कि माइनस होता है, माई मिस्टेक। ठीक है, तो 64 - 12 और +4 यानी कि 68 - 12 यानी कि 56, इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा एक न्यून कोण है, तो साइन की वैल्यू देखिए 13/19, आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो 1 - sin थीटा डायरेक्टली आप निकाल लो अंडर रूट करके, क्या मिल जाएगा भैया, कॉस थीटा। क्यों टाइम वेस्ट करना है P और H निकाल के, तो 1 - 169/361 का अंडर रूट। बोलिए, तो अगर तुम कम करोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ। 161 कम किया 200, फिर 8 और कम किया तो 192/19, तो बाहर निकल जाएगा, ये आपका रूट में चढ़ जाएगा। बोलिए, यानी 64 × 3 है, यानी कि 8 बाहर और √3 अंदर और × 19 बटा 19, इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। 12 नंबर सवाल आपका क्या बोलता है? ठीक है, व्यय का परसेंट आपको दे रखा है विवरण में। ठीक है, व्यय का परसेंट एक्सपेंडिचर है जो भी पुस्तक के प्रकाशन में। यदि रॉयल्टी 22,500 है तो कागज की लागत निकालो। ये तो बहुत ही आसान है भैया, बताओ। पेपर कॉस्ट कौन सा है? तो आप बोलेंगे येलो वाला। 25% निकालना है और आपको रॉयल्टी का मतलब 22,500 यानी कि प्रिंटिंग आपको रॉयल्टी यहाँ पे है ना, रॉयल्टी किधर है? इधर फर्स्ट वाला ही है। यानी 15% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 22,500। अगर 15% की वैल्यू है तो आपको निकालना है 25 की वैल्यू। काट पीट कर लो, 15 से 15 बार में कट जाएगा। 25 गुना 15 375 और डबल जीरो। बेहद ही आसान, आगे बढ़ जाते हैं। इतने का मान क्या होगा? या तो आप वैल्यू पुटिंग कर लो या फिर आसानी से आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल आप एलसीएम निकाल लो। तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए। नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ए और प्लस 2 तो है ये, बोलिए ना। अब आप देखेंगे ध्यान से तो इसका और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, तो 2 यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा ऊपर से, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। और नीचे हमारा ऑलरेडी कॉस ए और 1 प्लस साइन ए और प्लस 2, ये पूरा पूरा कट जाएगा। बताइए, ये बन जाएगा 2 ऑफ सेक ए प्लस 2। 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा? सेक ए प्लस 1। और यही सवाल का पहला आपका ऑप्शन है। बेहद ही आसान। साइन का वैल्यू दे रखा है तो आपको निकालना है कॉट, साइन और कॉस। ठीक है, तो यहाँ तुम अगर देखोगे P बटा H की वैल्यू कितनी है? 5/6। तो अगर मुझे B निकालना पड़े तो आप बोलेंगे 36 माइनस 25 यानी कि √11 बटा, सॉरी √11 बनेगा, पूरा पूरा √11 बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर तुम देखोगे सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, तो कॉट का मतलब होता है B बटा P, साइन का मतलब P बटा H और ये होता है B बटा H। क्लियर है? यहाँ से PP खत्म, यानी कि B स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो B स्क्वायर हो जाएगा 11 का रूट का स्क्वायर 11 और H का स्क्वायर यानी कि 36। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर। ये बढ़िया सवाल है, मजा आने वाला है। और जरा मैं ऑटोमेटिक शेप ऑन कर लेता हूं ताकि सर्कल ड्रॉ करने में मुझे आसानी हो। ठीक है भैया, ये एक बड़ा सर्कल देखा आपने कैसे ऑटोमेटिक शेप होता है। प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें काम करते हैं, एक और सर्कल को हम ऐसे, ज़्यादा छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सही है क्या? हाँ सही है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि एक जो है वो 58 सेंटीमीटर का है व्यास, यानी कि 29 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? रेडियस। और ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर रेडियस। तो हम बड़का वाले को मान लेते हैं 29 और छोटका वाले को मान लेते हैं 25। सही है भैया? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका 29 सेंटीमीटर है। ठीक, वैसे इस पॉइंट से अगर मैं इसको मिलाऊं, ज़्यादा दूर तक मैंने काट दिया इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, 25 सेंटीमीटर, आप समझ जाओ भावनाओं को हमारे। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा बीच में, तो ये मुझे डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से अगर मैं इस उभयनिष्ठ जीवा को मिलाऊंगा तो इसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी? 40। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी बताओ? तो आप बोलेंगे 20 के बराबर, आप बोलेंगे 20 के बराबर। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? अगर ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा Q है, तो आपसे पूछ रहा है कि PQ की वैल्यू क्या होगी। बेहद ही बढ़िया सवाल। आपने अगर ट्रिपलेट याद किया होगा तो 20, 21 और 29 होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो जरा, 20 है, 29 है, तो जरूर यहाँ पे 21 रहा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21 हो जाएगी। आपने एक ट्रिपलेट याद किया होगा 3, 4, 5। जब ये ट्रिपलेट है तो इसका मल्टीपल भी ट्रिग्नोमेट्री के रूल को फॉलो करता है, यानी कि 6, 8 और 10 भी फॉलो करेगा। 3 पचे 15, 4 पचे 20 और 5 पचे 25 भी फॉलो करेगा। यानी आप देखिए 20 है, 25 है, यानी कि अवश्य यहाँ से यहाँ तक 15 रहा होगा, यानी 21 + 15 यानी कि 36 इस सवाल का आंसर होगा।
इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, मजा आने वाला है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो जैसे कर लो, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, इस बंदे ने चूज नहीं किया ऑप्शन को, डर गया होगा। इतना आसान सवाल है ना कि पूछो मत, बस फिगर ड्रॉ कर लिया, सवाल ने दम तोड़ दिया आधे रास्ते में। आगे बढ़ते हैं। 12 सीएम त्रिज्या और 24 सीएम ऊंचाई वाले धातु के एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 2 सीएम त्रिज्या के गोले बनाए जाएं तो कितने गोले बनेंगे? ये सारे सवाल तो आप चुटकी में करेंगे। अगर शंकु पिघलाएंगे यानी कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर कर लो, एच की वैल्यू 24 कर लो। नंबर ऑफ गोला को हमने n मान लिया, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना? 2 का क्यूब यानी कि 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, n से और 3 से हमने काट दिया पाई, सॉरी n से क्यों काटना भैया, n से नहीं, पाई से और 3 से हमने काट दिया। ठीक है मेरे भाई, अब तुम यहाँ पे देखोगे कि ये तुम्हारा 8 से कट जाएगा पूरा पूरा 3 बार में, और ये 144 अगर तुम काटोगे तो 4 तियां 12 और 4 छक 24, 36 बार में कट जाएगा। यानी कि n की वैल्यू आने वाली है 36 तियां 108। ऑप्शन नंबर 1। एक घड़ी को 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसी घड़ी को 1400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर लाभ होता है। बिल्कुल ठीक, यानी कि इसका सीपी जरूर 1500 रहा होगा। बोलिए, ताकि जितना इधर प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको इसमें लॉस हो रहा है। क्लियर है ना? 20% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने में सेल करे? 1500 का 20% यानी कि 300 रुपया उसको लाभ चाहिए, तो क्या कर दो, 1800 में सेल कर दो। इससे घटिया सवाल क्या होगा? मजा नहीं आ रहा है? ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, फिर ये, तो आपको इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तुम इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। कैसे होता है? आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी। बोलिए, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसमें सवाल में ये दे रखा है और ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 15 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। यहाँ अगर तुम कम करोगे 10/2 यानी कि 5 के बराबर आपका वैल्यू आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5 के बराबर। बोलिए, और ये वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? 15 के बराबर, और ये कितनी है? तो आप बोलेंगे 5 के बराबर, यानी 5 इंटू 10 यानी कि 50 हो गया। लेकिन 50 आंसर नहीं है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, देखो 27 तुम्हारा माइनस करना बाकी है, यानी कि -27, 23 सवाल का आंसर हो जाएगा। 18 पे आते हैं, सॉरी 19 पे। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की लंबाई अगर 16 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर दी, छोटे वृत्त की त्रिज्या को निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपने ये PQ की लंबाई मैं जरा फिगर ड्रॉ करके दिखाना चाहता था, दिखा देता हूँ भैया। यहाँ पे देखो 2 सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये तुम्हारा स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये PQ जिसकी लंबाई आपसे ये कह रहा है कि वो 16 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर एक त्रिज्या आपके सामने क्या मालूम है, अगर एक त्रिज्या मालूम है बड़ा वाला कि 20 cm के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने पता कर लिया ये चीजें कि अगर ये 20 है तो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे 20, अगर मैंने ये r माना या फिर x मान लिया तो 20 प्लस x हो जाएगा। चूंकि टचिंग है तो मैं क्या बोलूंगा, 20 रेडियस प्लस x रेडियस। बोलिए, आपने फार्मूला याद किया होगा कि L की जो वैल्यू होती है, L यानी कि 16, L यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि 20 प्लस x का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 20 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है ना? रूट को हटाया तो यहाँ बन जाएगा 324, सॉरी 18 का स्क्वायर नहीं बल्कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी किया तो 40 बन जाएगा, इंटू ए माइनस बी किया तो तुम्हारा 2x बन जाएगा, तो तुम्हारा 2x बन जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि 8 पचे 40, 8 तरीके 24, 8 दूना 32, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 32/10 यानी कि 3.2 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। सवाल में दम नहीं है, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया सवाल में आधा खत्म, आधा कहानी खत्म। समझ गए?
एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 450 है, 20% के बट्टे पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य का 1.5 गुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? अरे भैया 20% बट्टा मतलब 45 गुना 90 रुपया कम कर दिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 360 रुपया। इतने में तुमको सेल किया गया है। अब तुम कह रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य हुआ वो क्रय मूल्य का 1.5 गुना है, यानी कि क्रय मूल्य का 1.5 गुना है, यानी कि ये 3 है, मुझे निकालना है 2 की वैल्यू, यानी कि 12 दूना 24, यानी 240 रुपये क्या हो जाएगा? ऐसा क्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी। आसान है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 427 है और एक्स वाई की वैल्यू अगर 202 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान क्या होगा? बढ़िया बढ़िया, मजा आने वाला है भाई। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो जरा, या तो तुम अपने मन में कोई दिमाग लगा के कर लो, लेकिन बहुत मुश्किल होगा उस केस में। तो एक काम कर लो, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकालो, होल स्क्वायर, तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 427 प्लस 2ab, यानी कि 2 गुना 202, यानी कि 404। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 131। और मैं यहाँ पे अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये आपका ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मुझे x माइनस वाई का अगर मुझे होल स्क्वायर निकालना पड़े, होल स्क्वायर, तो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इस केस में हमको हो जाएगा 404 माइनस, माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 23 के बराबर। और जैसे यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये आपका रूट चढ़ जाएगा। समझ गए भैया? यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मुझे मिल चुका है, बटा लगा दो, बटा लगा दो, और ये इस सवाल का आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, 831 बटा 23 इस सवाल का आंसर आपको मिल चुका है। सेना के एक शिविर में 500 सैनिक छात्रों के लिए 25 दिनों का भोजन की व्यवस्था है। 500 लोगों के लिए 25 दिन भोजन चलने वाला है। यदि पहले ही दिन 125 छात्र सेना शिविर में और शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिनों तक चलने वाला है? 125 का मतलब अब भैया लोग कितने हो गए? 625। आपको निकालना है टी अब कितना वक्त चलेगा। 125 गुना 4, ये 5, 5 पचे 25, यानी कि टी की वैल्यू हो गई। अब ये खाना सिर्फ 20 दिन चलेगा। लोगों की संख्या बढ़ जाने से खाना जो है अब जल्दी खत्म हो जाएगा। वर्ष 2020 में किस कंपनी ने अधिकतम लाभ प्रतिशत और कितने प्रतिशत से अर्जित किया? लाभ की गणना व्यय पर की जाती हो। लाभ की गणना अगर व्यय पर की जाती है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे संदर्भ क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर आय और इनकम व्यय। क्या बात है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है ब्लू वाला और ये तुम्हारा इनकम है। लाभ की गणना जो है वो व्यय पर की जाती है। तो आपसे क्या कह रहा है कि किस कंपनी ने अधिकतम लाभ परसेंट किया? अगर तुम व्यय पे गणना करोगे, ब्लू वाले पे गणना करोगे, तो यहाँ पे तो इसको लॉस हुआ है, इसको भी तुम देखोगे लॉस हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट तुमको इसको हुआ है। कहां से कहां पहुंच गया? तो 40 से 50 पहुंच गया, यानी कि 10 की प्रॉफिट हो गई आउट ऑफ 40, यानी कि 1/4। इसी को हम बोलते हैं 25%, यानी कि कंपनी बी को 25% के फायदा हो गए। समझ गए? आसान था। ट्रायंगल एलओएन और ट्रायंगल एलएमएन उभयनिष्ठ कर्ण एलएन वाले दो समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस प्रकार हैं कि एलओएन 90 और एलएमएन 90। ठीक है भैया, एलओएन भी 90 और एलएमएन भी 90। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एलएन एंगल ओएलएम का समद्विभाजक है। यदि एलएन की वैल्यू 29 है और ओएन की वैल्यू 20 है तो एलएमएन का परिमाप कितना है आपको बताना है। ठीक है, सवाल देख के डर लगेगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं और पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लिया एलएन हमने मान लिया एक बेस वैल्यू है, एलएन दोनों का बेस है, और चूंकि एलओएन 90, समझ रहे हो बात, उभयनिष्ठ कर्ण एलएन वाले दो समकोण त्रिभुज है। ये जो एलएन है वो उभयनिष्ठ कर्ण है, ये बेस वैल्यू नहीं बल्कि ये हाइपोटेनस है। एलओएन 90, तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे
ऐसे ड्रॉ कर दूं तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 90, और ये तुम्हारा एल ओ एन है। समझना है इस बात को, ठीक है, ओके। अगली बार कह रहा है कि एल एम एन यानी कि M90 अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं तो आप पाएंगे एक तुम्हारे पास ये वैल्यू है, ठीक है भैया, और ये कितना हो जाएगा 90 के बराबर LMN, ठीक है, क्लियर है। LN जो है OLM का समद्विभाजक है। आपके बारे में ये कह दिया कि जो LN जो बीच से जा रहा है ये दोनों का समद्विभाजक है, यानी कि अगर ये अल्फा तो ये वाला भी अल्फा। अगर ये कह दिया कि LN की वैल्यू 29 है, अगर ये 29 है और ON अगर 20 है, ON कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 21, क्योंकि मुझे मालूम है कि 20, 21 और 29 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मालूम है ना भैया, ओके। तो ये मुझे 21 मिल चुका है। तो आपसे कह रहा है कि LMN का परिमाप क्या होगा। जब आपने ये कह दिया भैया कि ये इसका बाइसेक्टर है यानी कि अल्फा और अल्फा है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय यूजिंग RHS वैल्यू। बोलिए, राइट एंगल, ठीक है, H4 हाइपोटेनस और कोई एक साइड मान लो, समझ गए बात। तो यहाँ पे अगर ये अल्फा ये भी दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसके समय कह सकता हूँ कि तीनों का सम जो इसका पेरीमीटर होगा वही तुम्हारे ऊपर वाले का भी पेरीमीटर होगा। बोलिए, यानी कि 21 प्लस 29 50 और 20 यानी कि 70 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। जितना हम लोग डर रहे थे स्टार्टिंग में कि अच्छा कैसे कैसे फिगर ड्रॉ होगा, जैसे हमने फिगर बनाया सवाल का 80% खत्म हो गया और कहानी चुटकी में सॉल्व हो गई। इस भाई ने देखो ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। सवाल दमदार नहीं था लेकिन ये डर गया होगा बेचारा, तुक्का लगा दिया होगा। समझ के बाद ऐसे नहीं करना है, इतना प्रैक्टिस कर लो पहले कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 4% की कमी कर दी जाए ना, तो उसके आयतन में निवल कमी या वृद्धि कितनी होगी आपको बतानी है। ये बढ़िया सवाल है, समझ गए बात, ये बढ़िया सवाल है। आपसे कह रहे हैं यदि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए और हाइट में अगर 4% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कमी या वृद्धि को बताना है, ठीक है, ओके। अगर बेलन की बात करूंगा तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है भैया 2 पाई r इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा में तुमको कह रहा है कि 20% की वृद्धि करो, पूरे में 20% की वृद्धि करो और यहाँ पे हाइट में 4% कमी कर दो। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो जब भी कमी या वृद्धि की बात होगी तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि r और h से तुमको क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, यानी कि r और h से क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला, r और h से तुमको फर्क पड़ेगा। एक मिनट होल्ड करना जरा, एक फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ आपको, 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। अच्छा ठीक, ठीक, ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये बोला कि यहाँ पे 2 पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मैं अगर ये बोलूं कि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, जरा ऐसे लिखो जरा कि मान लो R1 H1, फिर लिख लो R2 H2, ठीक है, R2 H2 ऐसे लिख सकते हो। तो तुम्हारा वैल्यू कह रहा है कि 20% बढ़ जाए, यानी कि 100 ऊपर है तो नीचे की वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, यानी कि मैं कह सकता हूँ 5:6 के बराबर।
यहाँ पे H1 H2 का वैल्यू मुझे मालूम है, 4% कम कर दी जाए मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 के बराबर। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं R1 बटा R2 इंटू 100 का मतलब हो गया 25 और 96 का मतलब 24 कट जाएगा, तो ऐसे बनेगा। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 के बराबर, 5/6 के बराबर। अब तुम अगर काटोगे ध्यान से तो 5 पचे 25 और 6 चौका 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R1 बटा R2 जो है वो 4/5 मिलेगा आपको, यानी कि 20% वृद्धि हो रही है यहाँ पे R1 R2 में। जैसे आपको मालूम था कि ऊंचाई में 4% कमी किया गया था, तो यहाँ पे R2 में 25% का वृद्धि हो रहा है। 4 से 5 जाने का मतलब 100 की वैल्यू 125 बनेगी, यानी कि 25% की वृद्धि हो गई। आपने कहा आयतन में कितना कमी या वृद्धि होगा आपको बताना है। अब जब यहाँ वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई। तो आप देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि फिर से मैं बोलूंगा पाई से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आर को स्क्वायर से फर्क पड़ेगा और एच को 1 से, एक बार में। यानी 25% की वृद्धि, यानी कि 4 की वैल्यू आप देखेंगे 4 की वैल्यू 5 बनेगी, लेकिन एक बार नहीं बल्कि 2 बार। बोलिए बोलिए। और एच की वैल्यू 4% कमी, यानी कि 25 की वैल्यू हो जाएगी 24। बोलिए समझ में आया ना? अगर आपने ये चीज समझ गए फिर ये कहानी खत्म है। 16 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। H2 ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। अगर आप काटेंगे तो 25-25 कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, यानी कि 1 की वृद्धि आउट ऑफ 2, इसी को हम बोलते हैं 50% की वृद्धि। तो ये आखिरी सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच।